Namaskar, this is Manoj Kumar. Today is 23rd April and we are going to discuss important current affairs. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आर्टिकल कुरिल आइलैंड के बारे में है। इस पे क्या है कि जापान और रशिया और साउथ कोरिया के बीच में हमेशा विवाद रहता है और बहुत टाइम से विवाद चलता आ रहा है। बहुत पुराने टाइम से विवाद चलता आ रहा है। तो ये विवाद क्या है, देखिए जापान जो कुराइल आइलैंड है, जापान उसको नॉर्दर्न टेरिटरी बोलता है, जबकि रसिया उसको कुराइल आइलैंड बोलता है और साउथ कोरिया उसको डोगडो आइलैंड बोलता है। तो ये इनके बीच में बहुत पुराने टाइम से अभी फिलहाल क्या है कंटेक्स्ट क्या है कि जापान और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूट है वो इस कुराइल आइलैंड को लेकर है। तो हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करने जा देखिए अब क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि वो कुराइल क्या नाम जापान और रशिया के बीच में किस मतलब कौन सी ईयर में ये डिस्प्यूट हुआ था, कौन क्या हुआ था, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो कुराइल आइलैंड पे बनेगा। कुराइल आइलैंड कहाँ पे है, कुराइल आइलैंड के पास में कौन सा और आइलैंड है, ये कौन से सी से सराउंडेड है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो हम इस चीज़ को ही इसके बारे में मतलब डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे कि जापान ने इसको क्या बोला, इलीगली ऑक्यूपाइड बोला है। जो अपने एक स्टेटमेंट जारी किया उसमें इसको जो चार आइलैंड है, ये कुराइल आइलैंड का आइलैंड के अंदर भी चार आइलैंड है, तो उसको इन्होंने क्या बोला है अपने डॉक्यूमेंट में, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय द रसिया। तो ये किस किस के बीच में, जापान होक्काइडो, जो जापान का होक्काइडो आइलैंड है और रशिया का कमचाटका पेनिनसुला है उसके बीच में है। ये किस किस को सेपरेट करता है, ये ओके हॉट एसके सी को और नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक ओशन को सेपरेट करता है। ये रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जैसे फिशिंग के लिए, क्योंकि जापान को फिशिंग से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, तो फिशिंग, ऑयल और गैस, इस यहाँ पे ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा परिपूर्ण है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रशिया ने क्या किया हो कि मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करके रखा हुआ है, इसलिए मिलिट्री यूज के लिए इसको रशिया सोच रहा है कि यहाँ पे अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना दिया जाए, ताकि इसको रशिया को एक स्ट्रेटेजिक क्या नाम लीवरेज हासिल हो सके। तो ये, और इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, जापान के जो लोग हैं इसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ठीक है, तो ये हमारा कुराइल आइलैंड के बारे में आर्टिकल हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लेकर है। तो जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो क्या है, देखिए कहाँ ओरिजिनेट होते हैं। ये ओरिजिनेट कैस्पियन सी में, मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होते हैं। और इनको नॉन मॉनसूनल रेनफॉल भी बोला जाता है, क्योंकि ये मॉनसून के टाइम पर तो आते नहीं हैं, तो नॉन मॉनसूनल रेनफॉल भी बोला जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फिनोमिना ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोला जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब ये आउटसाइड ट्रॉपिकल रीजन जनरेट होते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन स्टॉर्म भी बोल दिया जाता है। और ये लो प्रेशर एरिया में जनरेट होते हैं। लो प्रेशर एरिया में जनरेट होने की वजह से ये अपने साथ क्या क्या लेते हैं कि अचानक से सडन शॉवरिंग हो जाएगी, सडन बारिश शुरू हो जाती है, स्नो होती है, फॉग जनरेट हो जाता है। तो इसका स्नो का, फॉग का जो आपको ये फिनोमिना देखने को मिलता है, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलता है। और ज़्यादातर ये थोड़ा सा इधर क्या नाम पाकिस्तान रीजन में भी ये फिनोमिना देखने को मिलता है। जैसे फॉग और स्नो की वजह से एक पाकिस्तान से क्या कई बार क्या होता है, हमारा इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है कि नॉर्थ वेस्ट जो हमारी बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, उधर से इस इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि उधर से कुछ लोग क्या नाम ये कहिए कि आपके जो इन्फिल्ट्रेटर है वो अंदर घुस जाते हैं हमारी बाउंड्री में। तो ये क्या है कि जो डिस्टरबेंस है, ये एयर प्रेशर जहाँ पे रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे जनरेट हो जाता है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेवल करता है वेस्ट से ईस्ट की साइड में, ये और हाई एल्टीट्यूड पे जनरेट हो, जहाँ हमारी ये क्या नाम आप क्या नाम ये
10 to 12 किलोमीटर अबव जो वेस्टर्ली जेट्स चलते हैं हमारे, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए इसकी बहुत क्या नाम के रबी क्रॉप के लिए अच्छा माना जाता है, और कई बार ये फ्लड भी लेके आता है, लैंडस्लाइड भी लेके आता है, कोल्ड वेव भी लेके आता है। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है, सिर्फ आप ये थोड़ा सा इसका अच्छा जो बेनिफिट है वो सिर्फ यही बोल सकते हैं, इसका थोड़ा सा बेनिफिट कि ये आपके रबी क्रॉप के लिए थोड़ा अच्छा होता है कि जो हमारा रीजन है, ये जब अब रबी क्रॉप होती है तो उसमें ये क्या नाम, जैसे कि गेहूं की फसल होगी तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। मगर ये बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा करता है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा, ये फ्लड लेके आएगा, लैंडस्लाइड लेके आएगा, कोल्ड वेव लेके आता है। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना। हाँ, इसके कोज की अगर बात करें कि किस वजह से ये होता है, तो ये हमारा क्या, ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा फिनोमिना है इसके होने का, वो ग्लोबल वार्मिंग है। कि आप देखते हो कि मतलब कई बार क्या है कि जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती है, जब सर्दी होनी चाहिए तब उस टाइम पे सर्दी नहीं, तो ये सर्दी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज के बारे में। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज होते क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये ठीक है, अभी कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि यूएस ने एक ओपन एयर स्टडी कंडक्ट की, किसको लेकर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज को। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज है उसको इन्होंने लैब में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। अब देखिए, एक तो मॉस्किटो, जो हमारे मॉस्किटो होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि डेंगू, जीका वायरस, येलो फीवर, ये वेक्टर बोर्न वायरसेस को लेके इस टाइप की बीमारियां फैलाते हैं। इन्हें हम वाइल्ड एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज भी बोलते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने अपने खुद के जेनेटिकली इंजीनियर के अपने हिसाब से उनमें इंजीनियर्ड मॉस्किटोज को इन्होंने क्रिएट किया। ये मॉस्किटोज हार्म नहीं करेंगे पॉपुलेशन को, बल्कि जो मॉस्किटोज पॉपुलेशन को हानि पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनको ये क्या करेंगे, एक तरह से उनको ये उनकी पॉपुलेशन को बहुत रिड्यूस कर देंगे। जब देखिए क्या होता है कि जब वो अंडे देते हैं, जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज होते हैं, वो वेक्टर को बोर्न करते हैं, वायरसेस को बोर्न करते हैं, वो अंडे देते हैं। जो उसमें मादा मच्छर होते हैं वो अंडे देगी, वो और अपनी पॉपुलेशन और बढ़ाएगी, पॉपुलेशन और बढ़ाएगी, तो ये बीमारियां और बढ़ेगी। अगर आप मादा मच्छर के जो अंडे हैं उनकी जो क्या नाम वो जो वो क्या नाम जो मच्छर पैदा होते हैं, उनको ही अगर आप खत्म कर दे, उनको एडल्टहुड में पहुंचने से ही पहले उनकी जो उनका बचपन होता है, चाइल्डहुड बचपन होता है, उसी में उनको अगर आप मार गिराए तो वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे नहीं तो बीमारियां पैदा नहीं होगी। तो इन्होंने यही किया है कि अपनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज को यूज किया है, उनकी पॉपुलेशन जो कि वाइल्ड मॉस्किटोज है जो कि बीमारियां फैलाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए इन मच्छरों को इजाद किया है। अब ये मच्छर दो टाइप के जीन को कैरी करते हैं। इन्होंने बहुत मास लेवल पे मास प्रोडक्शन किया है अपनी लैब में। तो अब इन मच्छरों को दो टाइप की जीन्स को कैरी करने को बोला जाता है। जैसे कि जो ये एग देते हैं, दो तरह के जीन कैरी करते हैं। एक तो होता है सेल्फ लिमिटिंग जीन, जिसका काम क्या होता है कि जो फीमेल की ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उनको कम करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है आगे बढ़ने से। अगर वो एडल्टहुड में पहुंच गए, वो जवान हो गए, तो वो तो फिर काटेंगे अपना जो क्या नाम वायरसेस है, उनको ले लेके इधर उधर घूमेंगे, आदमी को काटेंगे, उनको बीमारियां होगी, जैसे कि येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, इस टाइप की बीमारियां होगी। ठीक है, तो ये उनको फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स है उनको रोकता है। दूसरा जीन जो ये कैरी करता है वो फ्लोरोसेंट जीन मार्कर जीन होता है। ये क्या करता है, ये एक पहचानने के लिए होता है। अब जो यूएस के जो ये जेनेटिकली इंजीनियर मॉस्किटोज है, जो यूएस के साइंटिस्ट है, उन्हें कैसे पहचानेंगे, तो ये ऐसे पहचानेंगे, इनके ऊपर एक जीन होगा जो कि ग्लो करेगा एक स्पेशल लाइट में। वो लाइट कौन सी होगी, रेड लाइट होगी। जब इनको ये पता लगाना होगा कि हमारा मच्छर कौन सा है कौन सा नहीं है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वाइल्ड मच्छर है, वाइल्ड मॉस्किटो, और ये आपका इनका सेल्फ मेड मॉस्किटो, उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो इससे फ्लोरेसेंट लाइट से वो करेंगे कि उन पर रेड लाइट डाली जाएगी, वो ग्लो करेगी और वो पहचान लेंगे हाँ ये हमारा मच्छर है। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में हुआ। अब थोड़ा सा हम बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीका वायरस क्या है, डेंगू क्या है, चिकनगुनिया क्या है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए,
जो आपका जीका वायरस है वो मॉस्किटो बोर्न फ्लावी वायरस है। इसको सबसे पहले युगांडा में आइडेंटिफाइड किया गया था 1947 में, मंकीज में आइडेंटिफाइड किया गया था। उसके बाद ये क्या है कि आदमियों में भी, ये युगांडन जो आदमी है, युगांडन जो वुमेन, उसमें भी ये स्प्रेड होने लगे। ये कौन सी बीमारी फैलाता है? ये जो बीमारी किसकी वजह से फैलती है? ये आपका एडिस इजिप्टी जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये ज़्यादातर पास हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन से, फोइटस में स्प्रेड हो जाता है, और ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं। यानी जब कोई आदमी सेक्स करता है तो ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये एक आदमी से सेक्सुअली दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेंगू के बारे में। ये अब हमने जैसे कि ये बहुत सारे मच्छर की जो स्पीसीज है उनसे ये फैलता है। अब कि पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं फैलेगा कि भाई एडिस इजिप्टी से ही फैल गया। अब इसमें जो मच्छर की बहुत सारी स्पीसीज, उन सब से ये फैलने के चांसेस रहते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि फीवर आएगा आपको, सिर दर्द होगा, जॉइंट्स पेन होगा। ठीक है, आपका स्किन पे रेड कलर के या कुछ रास इस तरह के उभर के आ जाएंगे। इसकी वैक्सीन क्या है? ये डेंग वैक्सिया इसको बोलते हैं, या CYD TDV इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब चिकनगुनिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चिकनगुनिया क्या है कि मॉस्किटो बोर्न वायरस होता है, कि मॉस्किटो से ही ये आपका फैलता है। ये एडिस इजिप्टी और एडिस अल्बोपिक्टस, ये दो टाइप की स्पीसीज है वायरस की या मच्छर की, जो ये फैलाती है। ठीक है, इसका कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है चिकनगुनिया की। सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखिए, इसको फैलने मत दीजिए। जो आपका कूलर होता है, गर्मियों में जो पानी होता है उसकी विंडो का अच्छी तरह साफ कीजिए, पानी को बार बार टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, हो सके तो हर दूसरे दिन चेंज कीजिए। ठीक है, आपके रूम को, आपके घर को पूरा नीट एंड क्लीन रखिए। तो इसका यही एक इलाज है इसको बढ़ने से रोकने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है GO 111, यानी कि 111। अब ये जियो क्या है? ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर है? तेलंगाना गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो कि 25 साल पुराना है। अच्छा, ये ऑर्डर किस चीज को लेके है? देखिए, ये क्या है, एक तेलंगाना में क्या है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर दो रिजर्वर है, जो कि हैदराबाद में है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 25 साल पहले लगभग गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, जिसे नाम दिया गया था GO 111, यानी कि 111। ठीक है, अब ये जो दो रिजर्वर है ये तेलंगाना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो कि ड्रिंकिंग वाटर और आपका अदर सैनिटरी वाटर भी सप्लाई करते हैं हैदराबाद को। तो अभी प्रॉब्लम क्या आई है? इस गवर्नमेंट ऑर्डर को निरस्त कर दिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। कहा गया है कि अब इस ऑर्डर की कोई नीड नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि अब इतनी पॉपुलेशन, 600 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन तेलंगाना की बढ़ चुकी है। उसका इससे पूरा नहीं हो पाता है, जो हम वाटर सप्लाई करते हैं पूरा नहीं हो पाता। लेक भी थोड़े से ये क्या है ना, सूख गए, ड्राई हो गए, तो इसलिए हमें और दूसरी नदियों से पानी लेना पड़ता है, कृष्णा की और दूसरी उससे पानी लेना पड़ता है। तो इसलिए अब इसका कोई यूज नहीं है इस ऑर्डर का। पर अभी क्या है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है और आपके एक्टिविस्ट है, उन्होंने प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर किया है। इसको बोला है कि भाई अगर आपका ये गवर्नमेंट ऑर्डर को आप निरस्त कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो क्या होगा, वहां पे एक बहुत ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, इंडस्ट्री बनने लगेगी, नई नई रेजिडेंशियल कॉलोनी बनने लगेगी, होटल बनने लगेंगे, बहुत सारा आपका कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है उसमें शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और पोल्यूशन का आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा इस सारे रीजन में। जो कि ये ऑर्डर क्या करता था कि 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर प्रोहिबिट करता था किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को और कोई भी डेवलपमेंट को। मगर अब ये निरस्त करने जा रही है गवर्नमेंट, तो इससे तो हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये बहुत सारे नुकसान हो गए कि कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो जाएगी, एनक्रोचमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंटेक्स्ट था। अब हम जानते हैं इस जो आपका ये डैम जो बने हुए हैं, ये रिजर्व बने हुए हैं, कौन सी रिवर के ऊपर बने हुए हैं? ये मूसी रिवर, या आप इसको बोल सकते हैं मूसा रिवर या मुचकुंडा रिवर। ये एक कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये हैदराबाद को फ्लड से प्रोटेक्ट करती थी। अभी तक तो ऐसा ही माना जाता था, पर अब जैसे कि बताते हैं ये बहुत ड्राई हो गई, क्योंकि इस पर लोड बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली लोड बढ़ जाएगा, तो लोड बढ़ जाएगा तो आपका
आपका क्या है, वो रिवर ड्राई ही हो जाएगी ना। जैसे कि आप अपनी यमुना रिवर को देख ले, वहाँ पे क्या होता है, लोग भैंस मानते हैं, वहाँ पे तो कबड्डी खेली जाती है, लोगों ने अपनी झोपड़ी बना ली है, मतलब भसड़ मचा के रखी है। आपके लेमन टर्म्स में बोला जाए तो, कि जमुना को आपने, उसका तो नाम सा ही खत्म हो गया। मतलब देख के सच में दुख होता है जब हम, मतलब उसके जमुना ऊपर से गुजरते हैं, उसको देखते हैं, बड़ा दुख होता है। तो वो रीजन क्या है, देखिए आपका इंडस्ट्रियल जो ड्रेनेज होता है वो उसमें आपका छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे लोग क्या नाम, अपना जो क्या हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसमें वो उसको विसर्जन करते हैं। वह मतलब सूख गया और बहुत ज़्यादा ही वेस्टेज उसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये एक रीज़न है। खैर, हम बात कर रहे थे मूसी और मूसा और मुचकुंडा रिवर के बारे में। ये ट्रिब्यूटरी कृष्णा की है, और ये पहले टाइम में क्या था कि हैदराबाद में फ्लड आती थी तो उसके लिए प्रोटेक्ट करती थी ये रिवर, ठीक है। तो उसका जो फ्लड का पानी इसमें आ जाता था। अब इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, देखो ह्यूज कंक्रीट का एक बहुत बड़ा जंगल क्रिएट हो जाएगा, रियल इस्टेट लॉबी बन जाएगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बैड इफेक्ट देखने को हमें मिलेंगे। अब हम थोड़ा कृष्णा रिवर के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये कितना इसका ड्रेनेज है। तो पहला इसका सोर्स है, देखिए ये सतारा महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये सेकंड बिगेस्ट रिवर इंडियन पेनिसुलर, जो पेनिसुलर इंडिया है उसकी सेकंड बिगेस्ट रिवर है। ये बे ऑफ बंगाल में जाके खाली हो जाती है, और ये 4 स्टेट से होके गुजरती है। पहला महाराष्ट्र, जो कि उसकी लेंथ है 303 किलोमीटर, दूसरा कर्नाटक जो की लेंथ है 480 किलोमीटर, और तीसरा और चौथा स्टेट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टोटल 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेस करती है, कवर करती है, रन करती है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज इसकी देखिए, अब क्या है कि अब वैसे तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखा हुआ है ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी, दूधगंगा। ये सारी ट्रिब्यूटरीज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एक नई क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी पे, ये बड़ी रिवर्स को लेके, या गंगा सिस्टम को लेके, या ब्रह्मपुत्र सिस्टम को लेके, या आपको साउथ इंडियन रिवर को लेके पूछा ही जाता है। एक दो क्वेश्चन तो 100% मिलते ही मिलते हैं, तो इसलिए ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ठीक है। तो अगला आर्टिकल हमारा हो गया कि IDEX और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ये दोनों ही एक तरह से दो इवेंट है और दोनों को क्लब कर दिया गया है। ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है उसको हम डिस्क भी बोल सकते हैं, DISC। तो चलिए हम इसके कंटेक्स्ट के बारे में जानते हैं। कंटेक्स्ट देखिए क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वनडे इवेंट लॉन्च की थी। वनडे इवेंट का नाम था डेफ कनेक्ट 2.0। अब इस डेफ कनेक्ट 2.0 में दो आपके प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसका नाम था आईडेक्स प्राइम्स और एक दूसरा डिस्क 6। तो आईडेक्स प्राइम जो था उसमें अब हम जान लेते हैं कि आईडेक्स की फुल फॉर्म क्या है। आईडेक्स की फुल फॉर्म है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम, और डिस्क की फुल फॉर्म जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए स्टार्टअप्स को और बड़ी बड़ी कंपनियों को और जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल रहते हैं उन सबको एक साथ लाके एक मंच पे खड़ा कर दिया जाएगा, एक कोलेबोरेशन हो जाएगा। और ये कोलेबोरेशन किस डायरेक्शन में काम करेगा, डिफेंस सेक्टर में काम करेगा। किस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, कि इंडिजिनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए और उसमें इनोवेशन लाने के लिए डिफेंस सेक्टर में, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी को, नए इनोवेशन को प्रमोट कर सके। इंडिया में ही हम अब डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत बना दे कि हम एक्सपोर्ट कंट्री हो जाए, डिफेंस सेक्टर में एक एक्सपोर्ट कंट्री बन जाए, ना कि इंपोर्ट कंट्री। क्योंकि हम जानते हैं कि डिफेंस की जितनी भी सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे रशिया हो गया, इजराइल हो गया। अभी रशिया से जैसे हमारा S-400 मिसाइल्स का वो चल रहा था इशू, तो वो ही सारी चीजें है कि देखिए इंडिया क्या है, जैसे अब S-400 का है, अब इंडिया को कई बार ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि अब वो किसकी तरफ जाए, यूएस की तरफ
तरफ जाए या रशिया की तरफ जाए, मतलब या और किसका साथ दे। अगर आपका आत्मनिर्भर भारत इतना निर्भर बना देगा इंडिया को कि वो खुद ही प्रोड्यूस करने लगे अपनी चीजें, डिफेंस सेक्टर हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या आपका आपका ये आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, कुछ भी हो, उसमें इतना आत्मनिर्भर हो जाए भारत, तो उसे बाहर से खरीदने की बहुत कम जरूरत पड़े, तो हमारा कितना एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा, तो हमारी जो अदर फॉरेन कंट्रीज पर रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। खैर ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी बात हो गई, पर हम थोड़ा सा अगर इसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो हमें इंडिजिनाइजेशन को बूस्ट करना है, इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देना है डिफेंस सेक्टर में पर्टिकुलरली। अब आईडेक्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। आईडेक्स को सबसे पहले लॉन्च किया गया था, ये तो देखिए आईडेक्स प्राइम है ना, ये आईडेक्स प्राइम मतलब कि पर्टिकुलर हम उसके इंडिजिनाइजेशन और इनोवेशन डिफेंस में। अब जो आईडेक्स स्कीम लॉन्च की गई थी वो कब 2018 में लॉन्च की गई थी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये फोस्टर करती है, ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है, किसी चीज़ को विंग प्रोवाइड करती है, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, किसमें, डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव सेम वही है, इंडिजिनाइजेशन और इनोवेशन। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, ये क्या है कि जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है या जो हमारी डीआईओ है, तो ये क्या पर ग्रांट प्रोवाइड करती है किसको, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, इनोवेटर्स को, या आर एन डी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, एकेडमिया को। ये आपका क्या करती है, ये आपका ग्रांट प्रोवाइड करते हैं कि आप आओ एक साथ मिलके कोलैबोरेट करो, दोनों सारे एक साथ दिमाग अपना दौड़ाओ और एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे काम करो जिससे इंडिया को हम आत्मनिर्भर बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को बूस्ट अप करो। पैसा हम देंगे, पैसे की टेंशन ना लो, आर एन डी करो, जितना कर सकते उतना करो। तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम थोड़ा डिस के बारे में भी जान लेते हैं। DISC ये क्या करती है, जैसे कि ऊपर पढ़ा, ये सपोर्ट करती है एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और बहुत सारी चीज़ों को। जो फर्स्ट डिस आपका प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये आपका अगस्त में 3 अगस्त 2018 को हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अटल इनोवेशन ने दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया था कि भाई कर लो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अब जो ये डिस्क सिक्स्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये क्या है, ये जो 7 डिफेंस कंपनीज बनी है, जो नई 7 डिफेंस कंपनीज बनी है और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब मिलके पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव चलाए हैं इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो था, उसका नाम था फर्स्ट नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन, दूसरा था पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, तीसरा न्यू एफडीआई पॉलिसी इन डिफेंस सेक्टर के। एफडीआई से हम जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। अब चौथा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जिसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भी बनाई गई है कि आप कैसे खरीद फरोख्त करोगे डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट्स की। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि हम जानते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और कुछ तो बन के थोड़ा तैयार भी हो गए, उन पर काम चल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था क्या नाम, आईडेक्स और डिस्क के बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। अब इसमें क्या है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया है। इसमें इस मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो अप्रेंटिसशिप है वो एक माध्यम है किसी को लाभदायक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करने का, किसको, जो स्किल्ड फुल्ड वर्कर फोर्स है हमारी। देखिए ये बोला जाता है कि इंडिया में काम है, रोजगार है, काम है, लोग है, पर काम के लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है। अभी देखिए स्किल प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम, ये मेला लॉन्च किया गया है जिसमें कि स्किलफुल वर्कफोर्स को हम एडिक्वेट कंपेंसेशन भी देंगे, उसको पर्याप्त कंपेंसेशन, पर्याप्त पैसा भी देंगे कि आप काम भी करो, सीखो भी और पैसा भी कमाओ। तो ये अप्रेंटिसशिप का मतलब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अब इसमें क्या करेंगे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा अप्रेंटिसेस को ये हायर करेंगे। उन्हें जो
जो एम्प्लॉयर है जो इनको काम देगा उनको असिस्ट करेंगे। असिस्ट किस में करेंगे कि देखो अब गवर्नमेंट तो इनको स्किल दे देगी, गवर्नमेंट स्किल दे देगी किसी इंडस्ट्री से कोलेबरेट करके। अब जो एम्प्लॉयर होगा वो उसको ये थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप आदमी ये बच्चों को हायर कीजिए जिन्होंने ये डिप्लोमा लिया हुआ है। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि उनको स्किल दीजिए, स्किल देने के बाद आप काम भी दीजिए। तो क्या होगा कि एक तरह से गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर्स को असिस्ट कर दिया कि वो अच्छे टैलेंट को हायर करें। जितने भी एप्लीकेंट होंगे उनको एक मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, अब ऐसा थोड़ी कि पीएचडी होल्डर जाके इसमें अप्लाई कर देगा और वो वहाँ पे अप्रेंटिस करने लगेगा। अब पैसा मिल रहा है आपको 5,000 रुपये पर मंथ, अब पीएचडी होल्डर तो उसके लिए ओवर क्वालिफाइड हो जाएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है। वो एलिजिबिलिटी क्या है कि 5 से 12वीं तक के ग्रेड पास सर्टिफिकेट वाले बंदे, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वाले बंदे, और आईटीआई डिप्लोमाधारी, डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट डिग्री वाले बंदे इसमें एलिजिबल होंगे अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वे कैंडिडेट जो ये सर्टिफिकेट, अब जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या करेगा करा जाएगा, ये जो मेला लगाया जा रहा है इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ले लो भैया सर्टिफिकेट, आप एक तरह सर्टिफाइड हो गए, आप स्किलफुल वर्कर हो, आप अप्लाई करो, कंपनी आपको हायर करेगी, आपको स्टाइपेंड भी देगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई, देखिए स्कीम जाननी बहुत जरूरी है। स्कीम जाननी इसलिए जरूरी कि जो आप मेंस का आंसर लिखोगे उन्हीं में यही स्कीम काम आती है, ताकि आपका वैल्यू एडिशन होता है और आपको मार्क्स फैच करने में बहुत मदद मिलती है। तो स्कीम है जैसे कि स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जिसे हम श्रेयास स्कीम भी बोलते हैं। श्रेयास तल पड़े नहीं कि झुकेगा नहीं साला, श्रेयास ओनली। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम, युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव, पीएम कौशल विकास योजना, ये कुछ वेल नोन आपकी स्किलिंग स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हुई है हमारे यूथ को, हमारे युवा को, जो कि सिर्फ क्या नाम आलतू फालतू वीडियो देखने में लगा हुआ, उन्हें थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, स्किल देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा ये IAEA के बारे में है। IAEA क्या है कि देखो ये एटॉमिक एनर्जी की एक एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम जानते हैं दूसरे नाम से भी क्या है कि एटम्स फॉर पीस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन UN फैमिली। एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इस नाम को याद रखें क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि अगर वहां पे जैसे प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया इस तरह का और ये नाम दे दिया गया कि इसको इस नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पे आप मतलब भौंद हो जाओगे, भौचक्के से रह जाओगे भाई, कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, और जबकि वो IAEA होगा। जैसे कि हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिपोर्ट उनगा को करती है, उनका मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को करती है। इसके डायरेक्टर जनरल आपके राफेल ग्रोसी है। इसे 1957 में स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। ये क्या प्रमोट करती है? सिंपल एक ही काम है इसका कि प्रमोट ये सेफ सिक्योर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का प्रमोशन ये करती है कि सेफली और सिक्योर तरीके से पीसफुली आप यूज कीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कैसा ना न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया आपने मन मर्जी चाहे किसी के किसी भी कंट्री पे उसे दाग दिया, नहीं 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 नहीं, आप एनर्जी बनाइए न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाइए, उसका यूज कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, पर ऐसा नहीं कि आप उसका यूज कर रहे हो कि दूसरे देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए। 2005 में इसे नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। यहाँ से करंट अफेयर बहुत आसानी से बन मतलब आपका क्वेश्चन यूपीएससी का या अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत आसानी से आप इसे पढ़ के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पेमेंट थ्रू यूपीआई इन UAE। पेमेंट थ्रू यूपीआई इन UAE क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, जब हम आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ भी खरीदे, कुछ खाए पिए, कपड़े खरीदे, घूमे, कहीं पे भी कुछ भी करें, एज ए टूरिस्ट, एज ए माइग्रेंट, या हम जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा।
पे करो, या तो आप कैश में पे करो, कैश में पे करोगे तो उन्हीं की करेंसी में पे करोगे। अब ऐसा थोड़ी कि आप इंडियन रुपी लेके ये लो इंडियन रुपी और हमें इतने कहो दो, नहीं नहीं, उन्हीं की करेंसी चलेगी। तो पहले तो आपको इंडियन रुपी में, आपको यूएई करेंसी में आपको उसे कन्वर्ट कराना होता है, एक्सचेंज कराना होता है। मगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो ऑनलाइन पे करने के लिए या तो आप उन्हीं का ही ऐप यूज करोगे, और उन्हीं का ऐप यूज करोगे तो वो ऐप उन्हीं के ही किसी बैंक से लिंक होगा, और उन्हीं के बैंक से लिंक होगा तो इसका मतलब आपका अकाउंट उन्हीं के बैंक में होना चाहिए। तो ये सारी है। मगर आप नए नए जाते हो, आप पहले दिन से ही तो जाते हो, या आप अकाउंट नहीं खुलवा लोगे वहाँ पे, या कोई इस तरह की तो वो नहीं कर पाओगे। पर आपको तो अपनी डेली लाइफ जीनी है, डेली लाइफ में आपको खाना भी है, कपड़े भी खरीदने हैं, घूमना भी है, और कई सारे काम करने हैं। तो उस चीज़ को आप पे कैसे करोगे? या तो आप कैश तो 24 घंटे रख नहीं सकते, क्योंकि फॉर द सिक्योरिटी पर्पज आप कितना कैश लेके चलोगे? मान लिया आप एक दिन में 10,000 खर्च करते हो, ये मान लो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो आप 10,000 रुपये थोड़ी 24 घंटे लेके वहां पे घूमोगे, या रोज इतना पैसा थोड़ी लेके घूमोगे। तो ये क्या है कि जो हमारे इंडियन ऐप है, जैसे फोन पे हो गया और ये आपका भीम है, तो ये तो हमारे ऐप है कि इंडिया में ही काम करेंगे ना। अब बाहर जाकर तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर के अकाउंट से तो, बाहर के बैंक से तो लिंक नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही काम किया है, जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई ने जो हमारी एनपीसीआई है, नेशनल नेशनल ये क्या नाम, एन सॉरी एनसीपीआई है, उसको बोला है कि आप ये कोलैबोरेट करो उसके साथ, नियोपे के साथ, जो कि मैसरेक बैंक ऑफ यूएई है, यूएई का बैंक है, उसके नियोपे ऐप के साथ कोलैबोरेट करो, एक इंटरफेस क्रिएट करो, ताकि हमारे इंडियन जो टूरिस्ट है या माइग्रेंट है वो अपना ये जैसे भीम पे ऐप है उसके द्वारा वो वहाँ पे कर सके। ठीक है। तो उसमें ये क्या, एनपीआईएल है, एनपीआईएल, एनपीसीआई है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो उसकी इंटरनल नेशनल आर्म है, एनआईपीएल। तो यानी कि एनआईपीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? एन से मतलब एनपीसीआई, आई से मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड होगी। ठीक है। और वो उसके साथ किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? नियोपे के साथ। ये नियोपे, नियोपे किसका ऐप है, ये किसका इंटरफेस है? ये मैसरिक बैंक का है। मैसरिक बैंक कहाँ पे है? यूएई में। तो उसके साथ अगर आप कोलैबोरेट कर लोगे तो क्या होगा कि आप वहाँ पे कर पाओगे अपने, जैसे कि भीम ऐप है या फोन पे ऐप है, तो वहाँ से इस टाइप के ऐप से पे कर पाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, यही कंटेक्स्ट है हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यूपीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूपीआई क्या है? देखो, यूपीआई और भीम में कंफ्यूज नहीं होना है। भीम एक ऐप है जो यूपीआई इंटरफेस, एक टेक्नोलॉजी का यूज करता है। भीम ऐप है जो, देखो, ऐप को एक इंटरफेस चाहिए ना, कनेक्शन चाहिए ना, जो बैंक और ऐप के बीच में कोई कनेक्शन प्रोवाइड करे, जो इंटरफेस प्रोवाइड करे, वो ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? यूपीआई। इसका नाम भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके लिंक कर देता है, ताकि एक एक ही ऐप से आप डिफरेंट बैंक में पेमेंट कर सको। तो इसलिए इसे बोला गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या होगा, इधर आप क्लिक करोगे, इधर आप अमाउंट डाली, क्लिक करी, पे का बटन दबाया, और तुरंत उधर मैसेज मिल जाता है बंदे को कि हाँ पे हो गया। तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंट रियल टाइम, एट वंस, मतलब तुरंत एट ए टाइम पेमेंट हो जाता है। इसे किसने डेवलप किया? नो डाउट कि एनपीसीआई, हमारा सब कुछ इधर यही करती है, देखभालती है। और इसे कौन मतलब इसमें क्या फैसिलिटेट किया जाता है? ये इंटरबैंक ट्रांजैक्शन करता है। ये आरबीआई सबका बाप है, आरबीआई सबको रेगुलेट करता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा करेंसी स्वैपिंग फैसिलिटी के बारे में। करेंसी स्वैपिंग फैसिलिटी क्या होती है? देखिए, अभी क्या है कि सब कुछ हमारा जो लेन देन होता है, कारोबार होता है, एक्सचेंज होता है, किसी भी कंट्री का, हमारा ही नहीं, किसी भी कंट्री का, क्योंकि वो डॉलर में होता है। अब डॉलर में किस लिए होता है? कोई पूछे कि डॉलर में क्यों होता है? डॉलर में सिंपल एक कंसेप्ट है, डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है वर्ल्ड में। उसी का ही दबदबा है, उसी की हेजमनी है, उसी का ही वर्चस्व है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वो बोलेगा यूएसए के हमारे यूज में करो, तो हमारे यूज में करेंगे। सब कुछ उधर से ही चलता है, तो उसी के थ्रू चलता है, यूएसए के थ्रू, तो हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि भाई
आपके संबंध बेकार हो जाए या क्राइसिस की प्रॉब्लम आ जाए या और कोई टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कैसे करोगे कि मान लीजिए आपको और मुझे ही लेन देन करना है और आपकी करेंसी अलग है, मेरी करेंसी अलग है, आप दूसरी कंट्री के बंदे, मैं दूसरी के, मैं नहीं चाह रहा कि भाई मैं डॉलर में वो करूं। तो इसका एक ही माध्यम है कि एक ही तरीका है कि आप करेंसी स्वैपिंग को फॉलो करो। जो फैसिलिटी है, करेंसी स्वैपिंग फैसिलिटी, स्वैप कर दो, इसको फॉलो करो आप। इसके थ्रू आप क्या है, मैं आपको आपकी मतलब करेंसी में, आप मुझे आपकी करेंसी में एक्सचेंज कर पाओगे। तो उससे क्या होगा, जो आपका आपका वेरिएबल एक्सचेंज रेट रहता है करेंसी का, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी, आज जैसे मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आप 1 डॉलर आपका मान लीजिए 70-72 रुपये है, कि आज है 23 तारीख और 23 तारीख को 70-72 रुपये है, और आपको देना पैसा मुझे लौटाना होगा मान लीजिए 1 साल बाद, तो 1 डॉलर का प्राइस हो गया 100 रुपये। तो आपको तो अब 100 के हिसाब से लौटाना होगा ना। तो अब वही प्रॉब्लम आती है कि आप इतना हर्जाना क्यों भुगते। तो ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी इस टाइप की फैसिलिटी है कि आज जो हम टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे, आज डेट है 23 तारीख, आज के दिन जो हमने करार, जो हमने एग्रीमेंट किया है, जिस रेट पे एग्रीमेंट किया है, उसी रेट पे आपको 1 साल बाद पैसा लौटाना है स्वैपिंग के थ्रू। तो ये ही बोला जाता है, स्वैपिंग का मतलब ही एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज है, पैसे का लेन देन है दो कंट्रीज के बीच में उन्हीं की करेंसी में, तो उसको स्वैपिंग बोलते हैं हम। तो कंटेक्स्ट क्या हुआ है, कंटेक्स्ट ये हुआ है कि इंडिया ने अभी जो उसकी, हमने उसे $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी के थ्रू श्रीलंका को दिए थे, क्योंकि श्रीलंका में अभी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है और टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ा दिया कि ठीक है, आप इतने टाइम में ना दे के इतने टाइम बाद दे देना। तो देखिए ये चीज़ अभी हमने अप्रूव की है, पर पहले सन 2020 शायद 20 में या 21 में, सॉरी 21 में शायद, तो इसने मांगा था हमसे पैसा कि आप हमें इतना दे दीजिए, पर हमने मना कर दिया था। वो रीजन ये था, एक कंटेनर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोलंबो में कंटेनर प्रोजेक्ट था, वो हमें दिया जाना था, हमें दे दिया था, मगर हम श्रीलंका ने हमें ना देकर चाइना की बातों में आके चाइना को दान में दे दिया कि भैया तुम ही यहाँ पे डेवलपमेंट करो, जो कंटेनर प्रोजेक्ट है कोलंबो पोर्ट पे तुम ही डेवलप करो। तो इंडिया ने इससे नाराज होकर जो पहले ये आपका पैसे देने वाला था, वो पैसा देने को मना कर दिया। मगर अभी थोड़ा सा रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए, रिश्तों में सुधार लाने के लिए, और जो अब जैसा कि हमारा तो पहले से ही वो ये रहा है कि भाई क्या नाम, शरणार्थी को हम शरण देते हैं, कोई भी हमारी शरण में आ जाए, चाहे दुश्मन भी आ जाए, उसको भी हम शरण देते हैं, उसे भी हम दोस्त समझते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज रही है बहुत पुराने टाइम से। तो वही है, ठीक है भाई, उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम मगर उसके साथ ऐसा रिटालिएशन में कुछ नहीं करेंगे, तो हम इसको पैसे दे देते हैं और उसके मनचाहे रेट में हम दे देंगे। तो ये एग्रीमेंट होता है, करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, कंडीशंस रखी जाती है कि जो उनकी करेंसी होगी, ये रेट होगा, तो हम इस पर हम ये एक्सचेंज करेंगे। एग्रीमेंट क्या होगा कि इसमें कोई भी थर्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है। इस एग्रीमेंट में सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि कोई भी थर्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं होगी, उसे कोई एक्सचेंज रेट नहीं देना पड़ेगा, एक्सचेंज प्राइस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक्सचेंज रेट नहीं देना पड़ेगा, तो पहले ही प्राइस पे, जो पहले ही प्री डिटरमाइंड रेट होता है, उसी को देना पड़ेगा सब कुछ हमें। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो अभी क्या किया आरबीआई ने, जो ये डॉलर की फॉर्म में इसे श्रीलंका को, जो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक है, उसे हमने $400 मिलियन दे दिया है। अब श्रीलंका आरबीआई को श्रीलंकन रुपीज में इस $400 बिलियन को लौटाएगा। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किया जाए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जब ये क्या जो हमारी करेंसी स्वैप, सॉरी, ये करेंसी स्वैपिंग फैसिलिटी क्यों वो ली जाती है, तो ये ज़्यादातर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए ली जाती है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो कि कोई कंट्री बाकी वर्ल्ड को दिखाते हैं कि देखो भैया, हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें पैसा
दीजिए, हमें इस क्राइसिस से उभारिए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अगर डेफिसिट आ जाता है तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉरी ये जो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का जो फैसिलिटी है, इसके क्या बेनिफिट है? तो एक्सचेंज जो रेट रहते हैं, इसका रिस्क का कोई भी वो नहीं रहता, डर इसका एब्सेंस रहता है, प्योरली फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो आपका पैसा है, पैसा दिया गया, आपको किसी भी टाइम यूज कर सकते हो और आपके अपनी मन मर्जी से यूज कर सकते हो। और बायलेटरल ट्रेड को ये प्रमोट करता है और आपका हेल्थ क्या नाम बैंकिंग सिस्टम को भी हेल्थी बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्या नाम सेशन करंट अफेयर्स का। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।